बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सिद्दीकी और चौहान बड़ी हैरत भरी नज़रों से स्पार्गो एयरपोर्ट को देखते हुए बाहर आ रहे थे। वह भी एक्रेमिया से आने वाली एक फ़्लाइट पर स्पार्गो पहुंचे थे और इस वक्त वो दोनों ही एक्रेमियन मेकअप में थे। लॉरेन की कॉल के आने के बाद वो एक्रेमिया वापस जा रही है। इमरान ने भी अपनी प्लानिंग तब्दील कर ली थी। इसने जो नया प्लान बनाया था इसके मुताबिक वो क्यामंग से वापस पाकेशिया पहुँचे और फिर पाकेशिया से मेकअप वगैरह करके वो सब अलग-अलग दो की टोलियों में तकसीम होकर एक्रेमिया पहुँचे थे। इमरान ने इस मिशन को मुकम्मल तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सिद्दीकी और चौहान के ज़िम्मे मिसाइलों के अड्डे में एक खुसूसी वायरलेस चार्जर बम पहुंचाना था, जबकि खावर और नुमानी के ज़िम्मे मिसाइलों की फैक्ट्री और लेबॉर्ट्री को ट्रेस करके इसके अंडर भी वैसा ही बम पहुंचाना था। जबकि इमरान ने टाइगर समेत अपने असली रूप में स्पार्गो पहुंचकर वहां और ऊधम मचाना था और इस वक्त तक ऊधम मचाना था जब तक कि दोनों पार्टियां अपने अपने मकासद में कामयाब ना हो जाएं। इसके बाद इन तीनों पार्टियों ने अलग-अलग एक्रेमिया पहुंचकर इकट्ठे होना था और फिर वहां बहैसियत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपनी मौजूदगी को जाहिर करना था और फिर वहीं से इन बमों को ही डिचार्ज करके मिसाइलों के इस अड्डे, फैक्ट्री और लेबॉर्ट्री को तबाह करना था, ताकि इसका इल्ज़ाम किसी सूरत भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर ना आ सके, बल्कि इसे शुगरानी एजेंटों का ही कारनामा समझा जाए। इमरान ने सिद्दीकी और चौहान को 1 हफ़्ते का वक्त दिया था और इस 1 हफ़्ते के दौरान इन्हें हर कीमत पर अपना मिशन मुकम्मल करना था। इसके बाद इनकी वापसी हो जानी थी। कमाचू के आदमी ग्रेंगो से मिलने वाली मालूमात इमरान ने सिद्दीकी और चौहान और दूसरे साथियों को तफसील से बता दी थी और इस सिलसिले में पूरी तरह बहस करके इसने इन्हें हर लिहाज से मिशन के लिए तैयार कर दिया था। ग्रेंगो ने स्पार्गो में मास्टर क्लिफ और इसके आदमियों के बारे में भी तफसीलात बताई थीं, जो इमरान ने इन सब को बता दी थीं। चुनांचे इस ऐलान के तहत इस वक्त सिद्दीकी और चौहान एक्रेमिया से स्पार्गो पहुंचे थे। वो ना सिर्फ एक्रेमियन मेकअप में थे, बल्कि इनके पास एक्रेमिया से तैयार करदा ऐसे कागजात भी थे जिनकी अगर एक्रेमिया से तस्दीक की जाती तो इन्हें दुरुस्त करार दिया जाता। इसके साथ साथ इमरान ने खुद इनके चेहरे पर मखसूस साख का परमानेंट मेकअप कर दिया था, ताकि मेकअप चेक करने वाली मशीनों को डॉज दिया जा सके। सिद्दीकी इस वक्त रॉबर्ट और चौहान हैरी के नामों से स्पार्गो पहुंचे थे और कागजात की रूह से इन दोनों का ताल्लुक एक्रेमिया के एक ऐसे इदारे से था जो पूरी दुनिया में नायाब किस्म की जड़ी बूटियां तलाश करके इन्हें सरकारी और गैर सरकारी रिसर्च लेबॉर्ट्रियों को फ़रोग करता था। सिद्दीकी और चौहान भी ऐसी ही जड़ी बूटियों की तलाश में स्पार्गो आए थे। इन्हें मालूम था कि खावर और नुमानी भी मुख्तलिफ मेकअप में इसी फ़्लाइट पर ही स्पार्गो आए होंगे, लेकिन चूँकि इमरान ने इनका मेकअप अलहदा किया था इसलिए इन्हें इनके मुतालिक इल्म ना था। अलबत्ता चूँकि इमरान ने बताया था कि वो चारों इसी फ़्लाइट से स्पार्गो जा रहे हैं, इसलिए इन्हें बहरहाल ये मालूम था कि वो दोनों भी इसी फ़्लाइट में स्पार्गो पहुँचे होंगे। जबकि इमरान ने टाइगर समेत बाद की किसी फ़्लाइट से यहाँ पहुँचना था। एयरपोर्ट से बाहर आकर वो दोनों टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए। लग्जरी होटल चलो, सिद्दीकी ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। इसके साथ ही चौहान भी बैठ गया। इन दोनों के हाथों में ब्रीफ केस थे जो इन्होंने अपने पैरों में रख लिए थे। यहाँ मीटर नहीं चलते जनाब, इसलिए होटल तक का किराया $50 होगा। टैक्सी ड्राइवर ने मुड़कर इन दोनों से मुखातिब होकर कहा। ठीक है चलो, सिद्दीकी ने कहा तो ड्राइवर ने असबात में सर हिला दिया और एक झटके से टैक्सी आगे बढ़ा दी। यहाँ नायाब किस्म की जड़ी बूटियाँ कहाँ मिल सकेंगी? सिद्दीकी ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा तो ड्राइवर बेख्तियार चौंक पड़ा। नायाब जड़ी बूटियाँ? तो आप यहाँ जड़ी बूटियों की तलाश में आए हैं? हाँ, क्यों? क्या जड़ी बूटियों की तलाश जुर्म है? सिद्दीकी ने शायद इसके हंसने की वजह से मुंह बनाते हुए कहा। ओह नहीं जनाब, दरअसल मुझे हंसी इसलिए आई थी कि पूरी दुनिया से लोग स्पार्गो में हसीन लड़कियों की तलाश में आते हैं और आप जड़ी बूटियाँ तलाश करने आए हैं। ड्राइवर ने जवाब दिया। अपनी अपनी फील्ड है मिस्टर ड्राइवर, हमें एक भी नई जड़ी बूटी मिल जाए तो हमें इसका इतना मुआवजा मिल जाता है कि हसीन लड़कियां हमारे कदमों की खाक छाने पर मजबूर हो जाती हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया तो ड्राइवर ने बेख्तियार सर हिला दिया।
ठीक है जनाब, वैसे मैंने कभी ख्याल तो नहीं किया, लेकिन यहाँ शुमाली हिस्से में कदीम जंगलात मौजूद हैं जिन्हें इनकी असल हालत में रखा गया है। मेरा ख्याल में इन जंगलात में ही जड़ी बूटियाँ मिल सकती हैं। ड्राइवर ने जवाब दिया। इन जंगलात में घूमने फिरने की कोई सहूलत भी है या नहीं? जनाब, वहाँ जगह जगह खुसूसी हट्स बनाए गए हैं जहाँ जोड़े जाकर रहते हैं। बाकायदा सड़कें भी बनी हुई हैं, हर सहूलत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इन जंगलात का खासा बड़ा हिस्सा अभी तक इंतहाई दुश्वार गुजार और घना है। पैदल तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा। इन जंगलात के मरकज़ी इलाके का क्या नाम है? रॉबिन कॉम्प्लेक्स। ये इन जंगलात का मरकज़ी इलाका है। वहाँ होटल, कैफ़े, पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं और वहाँ से जंगलात में मौजूद हट्स भी किराए पर हासिल किए जा सकते हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। और इसके साथ ही इसने टैक्सी एक इमारत के कंपाउंड गेट पर मोड़ दी। ये लग्जरी होटल है? सिद्दीकी ने हैरान होकर के पूछा। नहीं जनाब, ये चेकिंग सेंटर है। कानून के मुताबिक आपकी यहाँ चेकिंग होगी और फिर आपके कागजात पर ओके की मोहर भी लग जाएगी और आपको एक कार्ड भी दे दिया जाएगा। इस कार्ड की वजह से फिर पूरे स्पार्गो में आपकी कहीं भी चेकिंग ना होगी और कानून के मुताबिक स्पार्गो आने वाले हर शख्स की चेकिंग यहाँ होनी ज़रूरी है, वरना होटल तो क्या, पूरे स्पार्गो में आपको कहीं भी कोई जगह ना मिल सकेगी, ड्राइवर ने एक शेड के नीचे टैक्सी ले जाकर रोकते हुए कहा। तुम हमारा यहाँ इंतज़ार करोगे? सिद्दीकी ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जी हाँ, ड्राइवर ने जवाब दिया और सिद्दीकी और चौहान टैक्सी से उतर आए। इन्होंने अपने अपने ब्रीफकेस भी उठा लिए थे। थोड़ी देर बाद इन्हें एक बड़े हॉल में ले जाया गया। इनके ब्रीफकेस इनसे ले लिए गए और इन पर नंबर लगाकर इन नंबरों की बाकायदा रसीदें भी इन्हें दे दी गईं। फिर इन्हें बारी बारी मुख्तलिफ़ कमरों में ले जाया गया। इनकी जिस्मानी तलाशी ली गई, मशीनों के ज़रिए इनके जिस्मों की चेकिंग की गई, हत्ता कि इनके दांतों को भी जदीद मशीनरी के ज़रिए चेक किया गया। इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी के ज़रिए इनके मेकअप चेक किए गए और फिर आखिर कमरे में इन्हें इनके ब्रीफकेस भी मिल गए और कागजात भी जिन पर ओके की मोहरें लगी ही थीं और साथ ही चेकिंग कार्ड भी। और फिर वो दोनों अपने अपने ब्रीफकेस उठाए वापस इस शेड में पहुंच गए जहां इनकी टैक्सी मौजूद थी और इसका ड्राइवर बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो दोनों टैक्सी में बैठ गए तो ड्राइवर ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली और फिर टैक्सी इस इमारत से निकलकर दोबारा शहर की सड़कों पर दौड़ाती हुई आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो लग्जरी होटल की अजीमुल शान इमारत में पहुंच चुके थे। टैक्सी से उतरकर सिद्दीकी ने किराए के अलावा टिप भी दी और फिर ब्रीफकेस उठाए वो दोनों होटल के मेन गेट में दाखिल हो गए। होटल का हॉल बेहद वसी और अरीज़ था और इसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। हॉल औरतों और मर्दों से तकरीबन भरा हुआ था। औरतों और मर्दों के लिबास और जो कुछ वहाँ हो रहा था, इसे देखकर सिद्दीकी और चौहान दोनों के चेहरे बिगड़ गए। एक बार तो इनका दिल चाहा कि इस पूरे होटल को ही बम से उड़ा दिया जाए, लेकिन फिर इन्हें ख्याल आया कि स्पार्गो में तो हर जगह इसी तरह शैतान खोलकर नाच रहा होगा, वो कहाँ कहाँ बम मारेंगे। इसलिए वो खून के घूंट पीते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गए जहाँ 4 लड़कियां खड़ी हंस रही थीं। इनके जिस्मों पर भी लिबास तकरीबन ना होने के बराबर था। इनके कमरे चूँकि पहले से ही बुक थे, इसलिए इन दोनों के कागजात देखकर लड़कियों ने इन्हें 2 कमरों की चाबियां दे दी और इसके साथ ही 2 लड़कियां इनके ब्रीफकेस उठाए इन्हें साथ लेकर दूसरी मंजिल पर इनके कमरों की तरफ बढ़ गई। और हमारे लायक कोई खिदमत? लड़कियों ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। थैंक यू, सिद्दीकी ने लठ मारते लहजे में जवाब देते हुए कहा और लड़कियों के चेहरों पर नागवारी के तासुरात नमूदार हुए और फिर वो वापस चली गईं। ला हौला वला कुव्वा, ये होटल है या कहबा खाना? सिद्दीकी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा और फिर इसने ब्रीफकेस को मेज़ पर रखकर इसे खोला और इसके अंदर रखा हुआ एक सिगरेट का पैकेट बाहर निकाला। इसे खोलकर इसने एक सिगरेट बाहर निकाला और सिगरेट के फ़िल्टर वाले हिस्से को इसने मेज़ पर 2-3 बार आहिस्ता से मारा और फिर वो इस सिगरेट को लेकर कमरे के एक एक कोने को चेक करने लगा। ये ख़ास साख्त का गायकर था। ब्रीफकेस में इनकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन इन्हें इस अंदाज में रखा गया था कि बज़ाहिर वो आम इस्तेमाल की चीज़ें नज़र आती थीं और इन पर ऐसे मखसूस मादे चढ़ाए गए थे कि मशीनरी के ज़रिए इन्हें चेक ना किया जा सकता था। इस सिगरेट नुमा मखसूस गायकर की मदद से सिद्दीकी ने कमरे का एक एक कोना चेक किया। बाथरूम को भी इसने अच्छी तरह चेक किया और फिर जब इसकी पूरी तरह तसल्ली हो गई कि कमरे में किसी किस्म का कोई डिक्टाफोन मौजूद नहीं है, तो इसने सिगरेट के तंबाकू वाले हिस्से को मेज़ पर 2-3 बार मखसूस अंदाज में मारा और फिर सिगरेट को वापस पैकेट में रखकर इसने पैकेट को वापस ब्रीफकेस में रखा
और फिर ब्रीफ केस उठाकर इसने अलमारी के एक खाने में रख दिया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और चौहान अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में चला गया था। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? चौहान ने अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराकर कहा। सब ओके है, इसलिए खुलकर बात कर सकते हैं। मैंने भी चेकिंग कर ली है, मेरा कमरा भी ओके है। लेकिन सिद्दीकी, यहाँ हमारा ज़्यादा देर तक रहना तो मुश्किल है, ये तो शैतानी जजीरा है। चौहान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि इमरान साहब जूलिया को अपने साथ क्यों नहीं लाए। सिद्दीकी ने कहा और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, मैं सर्विस रूम से बोल रहा हूँ जनाब। हम आपको अपने होटल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको साथी की ज़रूरत हो तो हमारे पास 1000 इंतहाई खूबसूरत और तरबियत याफ्ता लड़कियाँ मौजूद हैं। इनकी तस्वीरों का एल्बम आपके कमरे की अलमारी के सबसे निचले खाने में मौजूद है। इसमें नंबर भी लगे हुए हैं। जो लड़की आपको पसंद हो आप हमें इतला कर दें, हम आपको साथी भिजवा देंगे। इसके अलावा जनाब हर किस्म की मंशियात भी सप्लाई हो सकती हैं और शराब भी, और इसके अलावा भी जो आप चाहें आपको हमारे होटल में मिल सकता है। सर्विस रूम से बोलने वाले ने पूरी तकरीर करते हुए कहा। हम यहाँ नायाब जड़ी बूटियों की तलाश में आए हैं। हमें इन लगवियात से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप आइंदा फ़ोन नहीं करेंगे। नॉनसेंस, सिद्दीकी ने बेख्तियार कहा और रिसीवर रख दिया। एक बात कहूँ, यहाँ पाकिस्तानी बनकर हम नहीं रह सकेंगे। यहाँ हमें एक्रेमियन बनकर ही रहना पड़ेगा, वरना हम मशकूक हो जाएंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि हम भी इन लगवियात में पड़ जाएं? सिद्दीकी ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, मेरा ये मतलब कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो तुमसे भी ज़्यादा इन लगवियात से नफ़रत करता हूँ, लेकिन इस तरह बात बात पर नाक भूँ चढ़ाना और चेहरे पर नागवारी और नफ़रत के तासुरात ले आना, ये भी तो हमारे मौजूदा मेकअप के मुताबिक गलत है। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा और सिद्दीकी ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है। दरअसल यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इस कदर नफ़रत अंगेज़ है कि बावजूद कोशिश के तबीयत पर मलाल आ ही जाता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि अब तासुरात की हद तक किरदार को निभाऊँ, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन इसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला। वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़े। दरवाजे पर एक नौजवान मौजूद था। दूसरे लम्हे इस नौजवान ने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज़ फर्श पर मारी और बिजली किसी तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सिद्दीकी और चौहान ने फ़ौरन ही सांस रोके और उठ खड़े हुए। लेकिन दूसरे लम्हे सिद्दीकी को महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म को किसी ने इंतहाई तेज़ चलते हुए सीलिंग फ़ैन के साथ बांध दिया हो। चंद लम्हों तक इसके जहन में ये एहसास बाकी रहा। फिर इसके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई। फिर जिस तरह अंधेरे में रोशनी के नुक्ते पैदा होते हैं, इसी तरह इसके जहन में भी रोशनी के नुक्ते पैदा होने शुरू हो गए और फिर इन नुक्तों की तादाद बढ़ती चली गई। फिर जब इसके जहन में रोशनी पूरी तरह फैल गई तो इसकी आंखें खुल गईं। लेकिन आंखें खुलने के बावजूद इसके शऊर को पूरी तरह बेदार होने में चंद लम्हे लग गए। पूरी तरह होश में आते ही इसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे इसे एहसास हो गया कि इसका जिस्म रॉड्स में जकड़ा हुआ है। इसने गर्दन घुमाई तो दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इसके साथ वाली कुर्सी पर तो चौहान बैठा हुआ था, लेकिन इसके बाद 2 कुर्सियों पर इमरान और टाइगर अपनी असल शक्लों में, और इसके बाद 2 कुर्सियों पर 2 और एक्रेमियन मौजूद थे। इमरान होश में था और इसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन इसकी आंखों में शनासाई की कोई चमक मौजूद न थी। वो बड़ी अजनबी नज़रों से सिद्दीकी को देख रहा था। तुम कौन हो मिस्टर? पहले तुम अपना तारुफ कराओ, तुम तो एशियाई लग रहे हो। मेरा नाम अली इमरान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरा नाम रॉबर्ट है और ये मेरा साथी है हैरी। हम तो होटल लग्जरी में अपने कमरों में मौजूद थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान ने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज़ कमरे में फेंकी और हम बेहोश हो गए। अब यहाँ होश आया है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। इसी लम्हे चौहान ने भी कराहते हुए आंखें खोल दी। तुम लोग क्या काम करते हो? हम एक्रेमिया के एक इदारे से वाबस्ता हैं। हमारा काम नायाब जड़ी बूटियों की तलाश है, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं और क्यों हमें इस तरह जकड़ा गया है, सिद्दीकी ने कहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं और मेरा साथी टाइगर दोनों सयाह हैं। हम भी होटल 3 स्टार में अपने कमरे में मौजूद थे कि अचानक छत से धुआं सा निकला और हमारे जहन तारीक हो गए और अब यहाँ होश आया है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। हमारे साथ भी यही हुआ है, अचानक आखिरी सिरे पर बैठे हुए करीमी ने कहा, लेकिन इसका मखसूस कदो-क़यामत बता रहा था कि वो नोमानी है। आप कौन साहब हैं? इमरान ने गर्दन मोड़कर कहा और नोमानी के साथ खावर भी होश में आ गया था। इधर टाइगर के जिस्म में भी हरकत के तासुरात नमूदार हो रहे थे। मेरा नाम जॉनसन है और ये मेरा साथी है, इसका नाम राफेल है। हम सियाहत के लिए आज ही यहाँ आए हैं।
हालांकि चेकिंग सेंटर में हमें बाकायदा तौर पर चेक किया गया था, लेकिन फिर होटल रेड मून में हमारे कमरे में कोई चीज़ फेंकी गई और हम बेहोश हो गए और अब यहाँ होश आया है। हैरत है, आखिर ये सब क्या चक्कर है? इमरान ने कहा और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक सामने दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुला और वो सब चौंक कर इस दरवाजे को देखने लगे। दरवाजे में से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में मशीन गन थी और इसके जिस्म पर पुलिस की यूनिफॉर्म थी। वो अंदर दाखिल होकर खामोशी से एक साइड पर खड़ा हो गया। पुलिस? तो क्या हम पुलिस की कैद में हैं? मगर क्यों? तुम वाकई पुलिस की कैद में हो, क्योंकि तुम सब एक दूसरे के साथी हो। तुम पाकेशियाई हो और तुम्हारा ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से है। अभी बॉस मास्टर क्लिफ मदाम लॉरेन के साथ आ रहा है, फिर तुम सबको यहाँ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पाकेशियाई? लेकिन पाकेशियाई तो ये दोनों हैं, हम तो एक्रीमियन हैं। तुम लोगों ने शायद स्पार्गो की पुलिस को अहमक समझ रखा है। यह ठीक है कि तुम्हारे मेकअप चेक नहीं किए जा सके, लेकिन स्पार्गो में तो मक्खी की भिनभिनाहट भी बाकायदा चेक की जाती है। तुम सब ने होटलों के कमरों में बैठकर जो जो बातें की हैं, इनकी टेप्स मास्टर क्लिप के पास मौजूद हैं। तुमने यकीनन इन कमरों को महफूज समझकर बातचीत की होगी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि स्पार्गो के हर होटल के कमरे, हर क्लब, हर रिहाइशगाह में ऐसी जदीद मशीनरी नस्ब है कि जिसे चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ बाकायदा सुना जाता है, चेक किया जाता है। और तुम सब ने अपने अपने होटलों में जो जो बातचीत की है, इसके मुताबिक तुम सब एक दूसरे के साथी हो और तुम्हारा ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से है और तुम यहाँ तकरीबी कार्रवाई के लिए आए हो। पहले तो मास्टर क्लिफ ने हुक्म दिया था कि तुम लोग जहाँ भी नज़र आओ तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए, लेकिन फिर इसने अपने हुक्म में तब्दीली कर दी, क्योंकि वह मादाम लॉरेन को बताना चाहता था कि जिन लोगों से मादाम लॉरेन इस कदर खौफ थी, वो इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। नौजवान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने कहा, मेरा नाम रिचर्ड है। नौजवान ने जवाब दिया। मदाम लॉरेन तो एक्रीमिया चली गई थी, क्या अब वो एक्रीमिया से वापस आ रही है? वह एक्रीमिया नहीं गई थी, इसने सिर्फ तुम्हें एक्रीमिया जाने के लिए कहा था। वो यहीं मौजूद है, लेकिन इसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मदाम लॉरेन तुमसे बेहद खौफ है। वो तुमसे दोस्ती करके अचानक तुम पर हमला करके तुम्हें हलाक करना चाहती थी, लेकिन मास्टर क्लिफ चाहता था कि तुम पर ताबड़तोड़ और खुलकर हमले किए जाएं। जिस पर मादाम लॉरेन ने मास्टर क्लिफ को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी और तुम्हें कह दिया कि तुम एक्रीमिया जा रही है। अब देखो, मास्टर क्लिफ ने तुम्हें स्पार्गो में दाखिल होते ही ना सिर्फ ट्रेस कर लिया, बल्कि जकड़ भी लिया। रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इन तमाम बातों का पूरी तरह इल्म है? क्या तुम मास्टर क्लिफ के नायब हो? हाँ, मैं मास्टर क्लिफ का नंबर 2 हूँ और ये हमारा ख़ास अड्डा है। मुझे मास्टर क्लिफ ने ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि मैं खुद यहाँ तुम्हारे होश में आने पर तुम्हारी निगरानी करूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।